सो एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशन किया था क्वेश्चन नंबर 2 से, और उससे पहले शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और अभी किसी की कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होता है वो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की तरफ जाएगा। बट वहां जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बैलेंस शीट के साथ एडजस्टमेंट्स भी होंगी। तो वो क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं आपने कुछ प्लस टू में की भी हुई हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट लेके चल रहा हूँ आपके साथ। सबसे इजी एडजस्टमेंट आपको याद भी आ जाएगा, और साथ में आपने ये नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स फंड फ्लो और कैश फ्लो इन दोनों चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। टैक्स पेड, कौन से टैक्स की बात हो रही है? ऑब्वियसली हम किस टैक्स की बात कर रहे हैं बेटा? इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट भी है अभी सेम 5 में। टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड। अभी आज हमने बुक से कुछ नहीं करना है, बुक को साइड पे कर दो, बंद कर दो। जस्ट नोटबुक लो और हर चीज को नोट करते जाओ, समझते जाओ, डिसाइड करते जाओ। जो जो मैंने आज डिसाइड करवा दिया वो वैसे ही रहना है, यूनिवर्सल है, दोनों चैप्टर्स में वैसे ही रहेगा सेम। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग नोट्स, ये दो चैप्टर्स के कॉमन है। तो इसलिए जो हम हार्डवर्क फंड फ्लो में कर लेंगे वो फिर हमें कैश फ्लो में नहीं करना पड़ेगा। 1+1 का ऑफर है, टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड। हम सबको पता है कंपनीज क्या करती हैं, हर साल टैक्स की प्रोविजन बनाती हैं। तो आपके पास बैलेंस शीट में, अभी मैं आपको साथ साथ में एग्जांपल में बनाता रहूंगा बैलेंस शीट। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये जस्ट उस एक पॉइंट की बैलेंस शीट है। सपोज यहां लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और साथ में बेटा 12th क्लास में हमारा फाइनेंशियल काउंटिंग, सॉरी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक 3 जो होती है आपकी प्लस 2 की, वो भी चल रही है। तो मैं उसकी आईडी भी शेयर कर देता हूँ। तो वहां पर कंपनीज की बैलेंस शीट को सिखाया जाता है। तो वो आप 1 वीक का लेक्चर वहां से लगा सकते हो, या उसके वीडियो लेक्चर्स भी मेरे से आप ले सकते हो। तो आज वहां पे 4th क्लास थी उसके ऊपर। तो वहां आज हम इसी चीज पे पहुंचे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है। मींस मैंने वहां पे करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात स्टार्ट करनी है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी वहां पे। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है? ये हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। कंपनीज में दो तरह की प्रोविजंस होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। गॉट इट? ये आज बात वहां पे हुई थी। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज विच आर रीपेबल विद इन द 12 मंथ्स और विद इन द 1 ऑपरेटिंग साइकिल। एक साल, दैट इज 12 महीने, या 1 ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि कुछ कंपनीज का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का नहीं होता, 9 मंथ्स का ही होता है, 10 मंथ्स का ही होता है। तो जो हमें विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये आने वाले 12 महीने में हमें पे करना होता है करंट ईयर का। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो करंट ईयर है वो है 2021, 31 मार्च 2021। और जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था वो कब हुआ था? हाँ, तो इसलिए इसको हम 2021 बोल देते हैं। 31 मार्च ना भी लिखूं तो भी आप समझ जाओगे कि वो मार्च की डेट्स ही हैं, ये दिसंबर नहीं है। तो 2020 में मैंने टैक्स की प्रोविजन बनाई थी 35,000, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रोविजन। 2021 में यही मैंने बनाई है 45,000। तो अब इसके दो मीनिंग है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये अप्लाई अप्लाई होगी फुल चैप्टर पे। अब केस 1, देयर इज नो एडजस्टमेंट। इस तरह से नोट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे।
पहला केस है देयर इज नो एडजस्टमेंट, कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि एडजस्टमेंट्स क्या है। इट मीन्स इस साल इसके इन बिटवीन इंफॉर्मेशन कोई दी नहीं हुई। तो ये बताओ 35,000 रुपीज को हम क्या मानेंगे? वो टैक्स हमने इस साल पे कर दिया, ये मानेंगे, या ये करंट ईयर का टैक्स है? दोनों में से कौन सी बात ठीक है? सर ये इस साल का टैक्स है। 35,000 बेटा, ये कह रहे हो? सर ये 45,000 है, ये मतलब हमने ये करंट ईयर का है, हमने इस बार पे कर दिया। बेटा अगर इस साल पे कर दिया तो बैलेंस शीट में क्या कर रहे हैं ये बताओ। सर ये 45,000 की प्रीवियसली बनाई है हाँ और 35,000 ये आप पे। हाँ अलीशा देखो, अगर 31 मार्च 2021 को खड़े हो आप, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग डेट है हाँ वो यही जी। है ना, अगर यहाँ खड़े हो के आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास 45,000 की प्रोविजन है, वो आप पे थोड़ी कर सकते हो, वो तो अभी आउटस्टैंडिंग है, वो तो आपकी करंट ईयर की है। ये जो 45,000 है ना, ये आपके, म्यूट कर लो बेटा, ये आपके करंट ईयर के हैं 45,000, और 35,000 आपके लास्ट ईयर के हैं। अब वो तो वैसे समझ आ रहे हैं, 21, 20 हम सबका लास्ट ईयर है, 21 हमारा करंट ईयर है, क्योंकि अभी करंट ईयर मीन्स 31 मार्च 2021 ओवर हुआ था। दिस इज द लेटेस्ट फाइनेंशियल डेट इन द कंट्री, और ऐसे ही पिछले साल की फाइनेंशियल डेट ये थी। तो कंपनी क्या करती है, लास्ट ईयर अपने प्रॉफिट में से 35,000 रुपीज निकाल के लास्ट ईयर प्रोविजन बना देती है, जिसे करंट ईयर में 2021 के अंदर कभी भी जुलाई में, अगस्त में, नवंबर में गवर्नमेंट को पे कर देती है। तो हम ये मानेंगे कि जो लास्ट ईयर का है वो हमने इस साल दे दिया होगा, और करंट ईयर का हमने इस साल न्यू प्रोविजन वाली, वो हमारी करंट ईयर की प्रोविजन है। तो लास्ट ईयर का पे कर दिया, करंट ईयर का नया बना दिया। इस बात को भी भूल जाओ, छोड़ दो। मैं आपसे पूछता हूं, अलीशा आप लास्ट ईयर सेम 4 में थे और इस ईयर सेम 5 में हो, तो जब आप सेम 5 में आए हो, जब, क्या आपने सेम 4 की फीस दे दी है या नहीं दी अभी तक? सर दे दी। बस प्रिपेयर्ड है वो तो। आप सेम 5 के एंड तक तभी पहुंचोगे जब आपने सेम 4 की फीस दे दी होगी, लेकिन सेम 4 के एंड पे वो पेंडिंग थी, ये भी बात है। प्रोविजन का मीनिंग ये है कि हर साल के एंड पे वो पेंडिंग होती है, आने वाले साल में पे करते हैं। तो सेम 4 के एंड पे आपकी फीस पेंडिंग थी, जो आपने इस साल पे कर दी, और सेम 5 की फीस पेंडिंग कर दी, वो आपने बोल दिया सर मैं आपको सेम 6 में पे करूंगी। तो ये एक ट्रेडिशन होती है प्रोविजंस की, पिछले साल की हम पे कर देते हैं और करंट ईयर की पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो ड्यूरिंग सेम 5, ड्यूरिंग बोल रहा हूँ बेटा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे, ड्यूरिंग सेम 5 आप मेरी सेम 4 की फीस दे दो, खत्म कर दो वो, सेम 5 का पेंडिंग छोड़ लो, कोई बात नहीं। तो एक प्रोविजन बन जाएगी, प्रोविजन फॉर फीस, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अब हम यहां से एक रिजल्ट मानेंगे, मैंने समझा दिया वैसे आपको, एक रिजल्ट भी है। ओपनिंग ऑलवेज हम पेड मानते हैं, और क्लोजिंग ऑलवेज हम आउटस्टैंडिंग मानते हैं। समझ आ गया सबको? तभी करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, करंट ईयर की बैलेंस शीट 20 नहीं है, 21 है। करंट ईयर की बैलेंस शीट में सिर्फ 45 शो हो रहा है, क्योंकि 35 में पे कर चुका हूं। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर हम अकाउंट भी बना सकते हैं बेटा, और सबको पता है इसके ऊपर कौन सा अकाउंट बनेगा? हाँ, उसका नेम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट
जिसका ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड, बिकॉज आपको हम +1 से बताते आ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज नेचर पे डिपेंड करता है। और आपको पता है ये हम लायबिलिटी साइड की आइटम्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो लायबिलिटी साइड की, चाहे शेयर होल्डर फंड की बात कोई आइटम हो, नॉन करंट लायबिलिटीज हो, तीन ही चीजें ना हमारे पास लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड। आप ना इस सेशन में इन सब चीजों में एक्सपर्ट होने वाले हो। जैसे ही सेशन आगे बढ़ेगा, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशोस, कंपैरेटिव कॉमन साइज, दिखने में +2 वाला सिलेबस है लेकिन वास्ट है, थोड़ा सा एडवांस है। इन सब चीजों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। वहां बच्चों वाली चीजें होती हैं, +2 में ना इंट्रो होती है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये आपका लेवल डिफरेंट है। शेयर होल्डर फंड, नो करंट या करंट, कोई भी चीज आप उठाओगे उसकी नेचर क्रेडिट है। तो इनमें से कोई भी कौन ना लो, शेयर कैपिटल काउंट, डिवेंचर्स काउंट, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स काउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन काउंट, या कोई भी प्रोविजन काउंट ना लो, उन सब की नेचर क्रेडिट है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट, वो है 35,000। मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए। और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उसके रिवर्स आता है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। ओके। अब इन दोनों का हमें सोचना कि क्या करना है। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, देयर इज नो एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने पक्का क्या किया होगा बेटा। अगर मैं बोलूं कि वन स्टूडेंट इज साइलेंट, जैसे यहाँ पे आप कोई भी हो बेटा, आप सब लोग सेम 4 से सेम 5 में आए हो, ये तो पक्की बात है ना, सेम 5 में सेम 4 से ही आओगे। तो अगर आप सब लोग साइलेंट हो तो आप सबने सेम 4 की फीस पे कर दी है और सेम 5 की भी पेंडिंग है, सिंपल। तो ये 35,000 आप सबने पे कर दिए हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे, ड्यूरिंग करंट ईयर। और टैक्सेशन का पॉइंट तो है ही हिस्टोरिकल, लास्ट ईयर का टैक्स हम इस साल पे करते हैं। जैसे मैंने अभी तक 2021 का टैक्स पे नहीं किया क्योंकि सितंबर तक लास्ट डेट है, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। मैं कर दूंगा पे, गवर्नमेंट ने मुझे 6 मंथ्स का टाइम दिया है कि पिछले साल का मार्च तक का हिसाब बना लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सब बना लो, निकाल लो कितना टैक्स देना बनता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो। तो वो टैक्स मैं ड्यूरिंग करंट ईयर सितंबर तक पे कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया होगा। तो अगर 35 पे कर दिया तो 45,000 कहाँ से आया, टेल मी। तो 45,000 कहाँ से आ गया, नहीं तो अकाउंट का बैलेंस जीरो होना चाहिए था। तो कैसे आया ये 45। वो हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से निकाला होगा, तो वो हम क्रेडिट से दिखा देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो हमारी assumptions हैं। क्या, ओपनिंग बैलेंस को पेड मान लो, तो इसलिए हम सबके बीच में, अभी तो आज हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं, बट कल से टुमारो ऑनवर्ड्स हमारे बीच के अंदर एक कोडिंग हो जाएगी। वो क्या, ओपनिंग पेड, क्लोजिंग प्रोवाइडेड, बस ये हमारी एक वर्डिंग रह जाएगी आपस में बोलने के लिए। ओपनिंग पेड टू बैंक, क्लोजिंग प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स न्यू प्रोविजन, मीन्स हमने 45,000 के लिए अपना करंट ईयर का प्रॉफिट डेबिट किया है, माइनस किया है। और आपको याद है ना, कल कल मीन्स जब लास्ट क्लास हुई थी हमारी, थर्सडे तो क्लास नहीं हो पाई थी आपकी, मेरी कोई इंपॉर्टेंट थी मीटिंग या अपॉइंटमेंट, मुझे जाना था। तो उससे पहले जब हम ट्यूसडे को मिले थे तो मैंने आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन कराया था और आपको ये कहा था कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, नेट प्रॉफिट में वो सब चीजें ऐड करते जाएंगे जो हमने पहले माइनस की हैं। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है
कि हमने इस साल के प्रॉफिट में से 45 माइनस किया था या 35 माइनस किया है? 45। 35 तो हमने सिर्फ पे किया है, हमारे बैंक में से माइनस हुआ है, जबकि वो इस साल का तो है ही नहीं, वो तो लास्ट ईयर का है। और उस कारण से लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम हुआ था, ना कि करंट ईयर का। वो तो एक आउटस्टैंडिंग है कि पिछले साल का रेंट मैं इस साल दे रहा हूँ, एक्सपेंस तो लास्ट ईयर का ही है ना। वो से मेरा बैंक बैलेंस आज कम हो रहा है, वो तो बैंक में पैसा पड़ा था, पड़ा रहा, मैंने दे दिया तो कम हो गया। ये पॉइंट है, ये समझ आ गया सबको? इससे डिटेल कुछ नहीं है बेटा। सेकंड पॉइंट पे आ जाए। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 का मीनिंग है कि आपको एडजस्टमेंट गिवन है, ऑब्वियसली केस 2 का मतलब एडजस्टमेंट गिवन होगा। और वो दो तरह की एडजस्टमेंट है। एक जो मैंने हेडिंग लिखा था, टैक्स पेड, आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको +2 का थोड़ा याद भी आ रहा होगा कि ऐसा कुछ आपने किया है। टैक्स पेड 30,000 ये गिवन है। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपने टैक्स 30,000 पे किया है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 30,000, पहले तो मेरी अजम्पशन थी बिकॉज देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 35 पे किए। अब अगर मैंने यहाँ पे ये अज्यूम किया कि टैक्स पेड 30,000 है, तो क्वेश्चन ये है टैक्स प्रोवाइडेड कितना है। वो आएगा एक बैलेंस शीट फिगर अकाउंट का। क्या आप मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट बता सकते हो कितनी आ रही है? कैसे आएगी? 30 + 45, क्योंकि बेटा ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको ब्लू में दिखा रहा हूँ, हाँ ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लू में दिखा रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है कि नहीं बताओ? ये देखो, ओपनिंग बैलेंस 35 गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस 45 गिवन है, टैक्स पेड गिवन है। तो ऑब्वियसली फोर्थ अमाउंट क्या आएगी? टैक्स प्रोवाइडेड। इस साल हमने अपने प्रॉफिट में से कितने रुपए निकालने हैं? तो 75 - 35, बैलेंस शीट कितनी आएगी? 40,000। ये आपका आंसर आ गया। इट मीन आपने करंट ईयर के प्रॉफिट में से 45 डेबिट नहीं किए, 40 डेबिट किए। क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे एक रीजन होगा, क्योंकि अब हमारा जो बैंक है वो 35 से नहीं हुआ, कितने से हुआ है? 30 से हुआ है। इसका मतलब लास्ट ईयर की प्रोविजन में से अगर हमने 30 पे किए हैं, तो लास्ट ईयर के 5,000 बैलेंस पड़ा था अकाउंट में, और हमें क्लोजिंग प्रोविजन कितनी बनानी थी? 45। तो हमें और कितने निकालने पड़ेंगे प्रॉफिट में से? 40,000। क्योंकि यहाँ फायदा हो गया ना कि लास्ट ईयर हमने 35,000 की प्रोविजन बनाई थी, वो ज्यादा बनाई थी 5,000, जबकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ये 30,000 को क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। हमारी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो 30 निकली, फायदा हो गया। जैसे मान लो आपने सोचा था कि आपकी फीस होगी 7,000, पर मैंने आपको बताया कि आपकी फीस 6,500 है। आपको तो फायदा हो गया ना 500 का, क्योंकि आप तो 7,000 की प्रोविजन लेके चल रहे थे। मान लो किसी ने 7,000 रुपीज निकाल के रखे हो, पर जब आपको बताएगा कि नहीं बेटा एक्चुअल फीस तो 6,500 ही है, तो 500 रुपये का गेन हो गया आपका। तो यहाँ कंपनी को ना 5,000 का गेन हो गया, जिस कारण से अगर इस साल हमें 45,000 निकालने थे प्रॉफिट में से, तो बैलेंस शीट फिगर 40 आ रही है। दैट्स ऑल बेटा, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। पूरा मैंने आपके साथ पैकेज शेयर कर दिया नॉलेज का, कहीं कोई क्रैमिंग नहीं है। आपको 4 साल हो गए पढ़ते हुए, कहीं भी मैंने क्रैमिंग के थ्रू नहीं आपको पढ़ाया कि ऐसा होता है याद कर लो, लेफ्ट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कुछ नहीं ऐसा। हर चीज का एक लॉजिक है, ये कि वो हार्डवर्क करना पड़ता है। आप लोग सिंसियर अगर हो तो उसको फॉलो करते हो। टैक्स पेड डेबिट साइड आ गया, और टैक्स प्रोवाइडेड क्रेडिट साइड आ गया। तो दो केसेस हैं, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन तो अज्यूम कि जो बैलेंस दिए हैं ओपनिंग पेड है, क्लोजिंग इस साल का प्रॉफिट हमने
यूज किया है प्रोविजन बनाने में। अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो कौन कौन सी गिवन होगी? हाँ जी, इधर टैक्स प्रोवाइडर गिवन गिवन और टैक्स पेड गिवन, दोनों में से एक गिवन होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में टैक्स प्रोवाइडर गिवन होता तो आप उसको कहाँ लिखते? तब भी कहाँ लिखते आप उसको? अगर आपको इस क्वेश्चन में, हाँ, बाय स्टेटमेंट पीएल, वेरी गुड। अगर आपको टैक्स प्रोवाइडर गिवन होता, अगर आपको टैक्स प्रोवाइडर गिवन होता तब भी तो आप उसको अकाउंट के क्रेडिट से लिखते ना, बाय स्टेटमेंट पीएल, क्योंकि वो हमने करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला है। अब आप देखो, अब उस तरीके सोचो बेटा कि ओपनिंग प्रोविजन, अब देखो वही चीज अब ऐसे सोचोगे, ओपनिंग 35 थी, हमने और बनाई मोर न्यू, हमने और बना दी न्यू 40,000 की बन गई, कितनी होगी 75। क्लोजिंग कितनी गिवन है 45, तो बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गई? बाकी पे होगी। अब आप 75 क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो। ये बात तो देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बोला ना कि बैलेंस शीट फिगर जो होती है वो उस साइड आती है जिस साइड कम हो, और मेरे बताए बिना भी आपको पता है वो चीज। तो 75 में से 45 माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 30,000। वो मेरे बिना बताए ही आप यहाँ लिखोगे? आप कहीं और लिख सकते हो क्या? वही लिखोगे। और जो डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है उसको लिखो बैलेंस शीट फिगर, वो टैक्स पेड है। मैंने आपको 2 चैप्टर्स करवा दिए, मीन 2 चैप्टर्स के जितने पॉइंट्स में बनते हैं वो सारे करवा दिए। ये अब आपकी एक स्लाइड रेडी है, दिस इज कॉल्ड 1 स्लाइड ऑन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या इसको नोट कर लो, आपके ऊपर है वो। अब जितने भी क्वेश्चन आज के बाद आप करोगे 30 40 50 क्वेश्चन 2 चैप्टर्स के मिला के, 20 भी इनफ है, 10 भी इनफ है। सब में बात एक ही आएगी, अब इतनी बार रिपीट होगी ये बात हर क्वेश्चन में, आप बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि सर हर बार प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कौन बनाते हैं और यही लिखते हैं टू बैंक बाय स्टेटमेंट पीएल। तो ऑब्वियसली 2 4 क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगी बात आपको। तो बताओ, अब इसमें कोई डाउट है किसी को? तो केस 1, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो भी मैं पेड और प्रोवाइडेड खुद एस्टिमेट कर लूंगा। अगर एडजस्टमेंट है तो वो पेड या मेड, इसको मेड भी बोल देते हैं ना, टैक्स प्रोवाइडेड को मेड बोल देते हैं। टैक्स पेड या प्रोवाइडेड में से एक गिवन होगी, दूसरा आ जाएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट केस, तीसरे केस पे आ जाए एक बार, केस 3, इफ provision for taxation is assumed as current liability। जो बात मैं आपसे लास्ट क्लास में कर रहा था ट्यूसडे को, जब हमारी क्लास इंस्टीट्यूट में हुई थी ऑफलाइन। इफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज assumed as current liability, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा इसको हम शेड्यूल ऑफ, तो हम इसको शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले लेंगे। कैसे दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये देखो बेटा, जो चीज हम क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे नहीं कर सकते, अब ये चीज है देखो, ये चीज सिर्फ लैपटॉप के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। अब साथ में हमने ये नोट्स हो गए, अब ज्यादा बेटर समझोगे बात को, टाइम बचता है हमारा। अब मैं अगर यहाँ लिख दूं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को, मैं इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लिया रैंडमली, तो आपका व्हाइट बोर्ड और आपका ये नोट्स साथ में चल रहे हैं, समझाएगी बात। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को मैं अगर यहाँ लिख दूं, ओपनिंग बैलेंस 35, क्लोजिंग बैलेंस 45, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? 10,000 से डिक्रीज होगी, बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी के बढ़ने से
वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है। तो अब हमारा टोटल कितना आएगा? ऐसे हो जाएगा, एक पॉइंट डाल दिया बीच में, और 46,060 करो अब इसको कंप्लीट। 46,060 और 57,640 का डिफरेंस क्या होगा? 11,580। इट मीन 11,580 से हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक ये कर दिया। नहीं नहीं, वो नहीं बेटा, ये बोलना था आपको, बाय मिस्टेक बोल दिया। 73,000 में से 46 माइनस कर दो, मीन्स हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है ना। 73,100 27,050, और इधर 68,200। कोई नहीं, 68,200 में से 57,640 माइनस कर दो। 40,560। अब बताओ, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। कितने से इंक्रीज हुई? 13,520। 13,520। और इधर कितना आएगा देखो, इधर भी अब आपका नेट इंक्रीज आ जाएगा। अब देखो आंसर कितना चेंज हो गया। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट बेसिक है। अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को स्केड्यूल में ले आए बाय अज्यूमिंग इट एज ए करंट लायबिलिटी, तो बेटा हमारा आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। नेट डिक्रीज से, ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही ऐसा होगा, डिक्रीज भी रह सकता है, कुछ भी मतलब रैंडम जो भी आएगा, आंसर चेंज हो गया। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया, और हमारी अब डिक्रीज के रीजन ज्यादा हो गए। 19,280 हो गया, है ना, और ये 250 रुपये रह गया। तो ऑटोमेटिकली 13,000, अब हम 13,520 यही लिखेंगे जो साइड कम है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लिखेंगे। ये होगा जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे, उस कारण से हमारी वर्किंग कैपिटल पे उसका इफेक्ट आ चुका होगा। और अब हम बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है, अब हम क्या बोलने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से। अब हम इग्नोर करेंगे, कितना बढ़िया है, इग्नोर ऑल द एडजस्टमेंट्स, इग्नोर करेंगे हम। मतलब मैं अब कुछ नहीं करूंगा, चाहे मुझे क्वेश्चन में टैक्स पेड लिखा है, टैक्स मेड लिखा है, ना मैं ये करूंगा यूज, ना मैं अकाउंट बनाऊंगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटी मानना, या इसे नॉन करंट लायबिलिटी मानकर इसका अकाउंट बनाना। क्या बेटर ऑप्शन है बताओ आपके लिए एज ए स्टूडेंट? करंट लायबिलिटी। यस। करंट लायबिलिटी। हाँ, जिसमें काम खत्म होता है तो वही काम बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया है कि सर ये तो बढ़िया हो गया, मैं इसको करंट लायबिलिटी मान लूंगा, और वहां लिख के अपने आप ही सब कुछ चलना है, फिर वहां तो ऑटोमेटिक सब कुछ होना है, हमें क्या है लिखने से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिर जो आंसर आएगा फाइनली, तो ये आपका बेटा आंसर अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको कहीं भी टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड या अकाउंट कुछ नहीं करना आपने। अब इससे क्या इफेक्ट आएगा देखो, इससे ये इफेक्ट आएगा कि अगर अभी तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा ये पॉइंट था ही नहीं, वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ जहां ये पॉइंट होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, पहले आपके बुक में कौन सा है। एक एक वर्किंग नोट में हम अच्छा टाइम लगाएंगे, बस एक बार जब हो गया तो समझो वो पूरे 2 चैप्टर्स के लिए फाइनल बात होगी हमारी।
बट अभी प्रैक्टिस चलेगी तो आपके लिए वो अपने आप ही सॉलिड हो जाएगा। 10th क्वेश्चन आपकी बुक में है मृदुल लिमिटेड, या न्यू बुक्स में थोड़ा नंबर आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 न्यू बुक्स में क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, टैक्स प्रोविजन हैज बीन कंसीडर्ड एज नॉन करंट। ये अब आपको इस क्वेश्चन चेक करो कि क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के साथ ब्रैकेट में कुछ मेंशन है कि इसे करंट मानना है कि नॉन करंट। बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर कह रहा हूं मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो जहां मेंशन ना हो वहां आपकी ऑप्शन है। ऑब्वियसली जहां मेंशन नहीं है तो बोलते हैं ना तुम्हारी मर्जी, जो मान लोगे चलेगा। तो स्टूडेंट ने इसे नॉन करंट माना है। जब नॉन करंट माना तो फंस गया, उसको टैक्स प्रोविजन का कौन मानना पड़ा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कौन बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैच करो बेटा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया, जो मैंने भी समझाया है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं उसकी एप्लीकेशन कैसी होती है। जो बात हमें समझ आई है क्या वो सही है। ओपनिंग 4000 है, क्लोजिंग क्या है 5000। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, टैक्स पेड गिवन है एडजस्टमेंट में। हाँ, तो इसको लिख दो टू बैंक, टू कैश तो ठीक नहीं लगता, टू बैंक टैक्स पेड 5000। अब 10,000 में से अगर 4,000 माइनस कर दें तो टैक्स प्रोवाइडेड कितना आ गया। हाँ, लेकिन अब इसका नाम है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो पहले होता था उसका नाम, बट वो हम इसलिए लिख रहे हैं बेटा, चलो ये भी चल जाएगा अभी भी, क्योंकि वर्किंग नोट इज जस्ट ये, क्योंकि हमें इसको अपने वही जहां हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे ना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं जहां, उसके लिए हम क्या बनाते हैं एडजस्टेड पीएल। जहां मैंने आपको परसों सिखाया था कि हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस डिफरेंस होता है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में फिर से टैक्स प्रोविजन ऐड कर देंगे, वो प्रोविजन ऐड कर देंगे जो हमने इस साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई होगी। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने एक्चुअल बनाया था ना पहले, अब हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। जब उसका रिवर्स करते हैं तो हम बाय, तो हम उसको एडजस्टेड पीएल बोल देते हैं, तो इसलिए एडजस्टेड पीएल भी चल जाएगा। वो आंसर आ गया। ये तो एक ट्रीटमेंट है अगर आप टैक्स प्रोविजन को नॉन करंट मानते हो। पर अगर मैं इसको करंट मानता, क्योंकि मेरी ऑप्शन थी, तो एग्जाम में ना अगर ब्रैकेट में लिखा हो ब्रैकेट में नॉन करंट, तो फिर आप ऑप्शन से बाहर हो, मीन्स देयर इज नो ऑप्शन, फिर आपको नॉन करंट ही मानना है। और ज्यादातर एग्जाम में ना एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसे पता है स्टूडेंट की चॉइस क्या रही होगी, क्या रहेगी, तो उसने क्या करना है आपको बैलेंस शीट में लिख देना है ब्रैकेट में नॉन करंट। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने नॉन करंट का नॉन काट दिया एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे, तो मुझे करंट दिखना शुरू हो गया, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। ओके, तो आपको नो करंट मानते ऐसे ही करने हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इससे करंट भी मान सकते हो। और करंट मान लो, करंट मानने से क्या होगा, इसका काउंट नहीं बनेगा, नहीं बना, टैक्स पेड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये आंसर नहीं आया। बस हम इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग 4 था और क्लोजिंग कितना था 5। तो बाकी मैंने आपको समझाई दिया इससे क्या होगा। एक तरह से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज का जो है वो हमारा एक हिस्सा बढ़ जाएगा, और अब आपका जो इंक्रीज है वो 8500 की जगह पे कितना आएगा आंसर 75। उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो आप अभी मत देखो। तो ये आपका आंसर आ गया 7500। अब ये 7500 कहाँ आते हैं, मैंने आपको बताया था ये 7500 वर्किंग कैपिटल में आते हैं, सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। लेकिन जब मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट समझाऊंगा तो उसका रीजन भी बताऊंगा कि ये यहाँ क्यों आते हैं। अभी फिलहाल मान लो कि यहाँ आते हैं, पर जिस दिन फंड फ्लो का लेक्चर होगा उस दिन बताएंगे। अब आप देखो ये 7500 लिख दिया यहाँ पे, लेकिन जो इससे पहले assumption थी इनकी कि इन्होंने उसे नॉन करंट माना था
और टैक्स पेड पेमेंट माननी थी और ये पीएल में माना था। अब आपका ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें 5000 को यूज ही नहीं करना। देखो भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने एक एडजस्टमेंट दिया है टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड 5000, उसे आप इग्नोर कर दो। और दूसरा, जो हमने इस साल का प्रॉफिट यूज किया 6000, वो बात कहाँ आई है, टू टैक्स प्रोविजन में आई है ना, पीएल अकाउंट में। यहां से ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ करना ही नहीं। अब ये तो बहुत इजी है ना करना, अब तो ये तो टफ हो गया। मैं बोल रहा हूँ कुछ करना ही नहीं, तो वो तो इजी हो गया। करना है तो वो करना है, अकाउंट बना के पेड और मेड निकालने। अभी करंट लायबिलिटी मान के उसको ऊपर ले लो स्केड्यूल में, वहां वो खत्म हो जाएगा। ना पीएल में आएगा टैक्स प्रोवाइडेड, ना टैक्स पेड फंड फ्लो में आएगा, क्योंकि फंड फ्लो का मीनिंग है सोर्स एंड एप्लीकेशन, पैसा आ रहा है जा रहा है। तो अब हमें कुछ नहीं दिखाना। इससे हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन बेटा 6000 कम आएगा, ये आएगा 21,500। तो इस क्वेश्चन के आपको बुक में भी कई बार दो आंसर दिए होते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी है तो क्या करना है, तनीषा का डाउट था ना उस टाइम, और अगर नॉन करंट है तो क्या करना है। अब आपका 21,500 यहाँ आ जाएगा फंड फ्लो में, ये देखो आपका आंसर अभी मैच हो जाएगा, चेक कर लो जाए आप, चेक करो। 25 प्लस 4 29 प्लस 7, कितना आंसर आ गया, 36,500। और इधर कितना आएगा, देखो आपका आंसर मैच हो गया। तो ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक आपके साथ कंप्लीट हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के 3 केसेस हैं। किसी भी टीचर को 3 केस ही आते हैं बस, आपके कॉलेज के प्रोफेसर को, मैम को। तो आपको एग्जाम में वो जब भी डालेंगे, फाइनल एग्जाम जब आएगा, एमएसटी जब होगा, 3 पॉइंट्स। नंबर 1 एडजस्टमेंट है, नंबर 2 एडजस्टमेंट नहीं है, नंबर 3 एडजस्टमेंट है या नहीं है। इस बात से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे करंट मानना है या नॉन करंट मानना है। अगर नॉन करंट मानना है फिर तो आप अकाउंट बनाओ और एडजस्टमेंट पास करो। अगर करंट मान लिया, जो चीज इसमें आ गई, मैं सिर्फ ये बात प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर्स। इवन एक और पॉइंट है, प्रपोज डिविडेंड, क्योंकि दूसरा जो अभी मैं आज बोलूंगा एडजस्टमेंट, अभी हमारा टाइम है 10-15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ आपका। प्रपोज डिविडेंड जो है, उसको भी अगर आप स्केड्यूल में ले लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि जो आंसर यहाँ आ गया वो एक फाइनल आंसर रेडी कर दिया उसने 7500 का। उसने नेट बता दिया कि पैसा आने या जाने से हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा। फिर उसकी बात हमें पूरे क्वेश्चन में करने की नीड नहीं है किसी भी पॉइंट को लेके। इसलिए प्रपोज डिविडेंड के लिए भी मैं आपको केस बताऊंगा कि इफ इट इज टेकन इन शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल देन इग्नोर ऑल द एडजस्टमेंट्स। समझ आगे बात, चले आगे। अब मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर नहीं भी समझ आई कोई बात नहीं, क्योंकि ये बात इतनी बार रिपीट होनी है कि अगर आप ऐसे ऐसे भी कर लोगे ना कि मुझे सुनना ही नहीं है, तब भी आपको सुन जाएगा, तब भी दिख जाएगा, क्योंकि ये एक ही बात बार बार रिपीट होनी है। तो अदरवाइज आई थिंक आपको समझ तो आएगी होगी आज भी। ये आपका एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, अब क्योंकि आपको आता है तो मैं सीधा लिख रहा हूं, केस 1, इफ assumed एज करंट लायबिलिटी। आगे आप बोलो क्या होगा अभी, अगर हमने इसको करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लिया। यस, और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि कोई एडजस्टमेंट होती नहीं इसकी, वो वैसी नहीं होती, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड का ऑलवेज, मैं करके दिखाता हूँ आपको, बैलेंस शीट फिर से बनाते हैं।
इसकी तो कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं बेटा, इसलिए केस 1 2 3 में से एक केस तो खत्म ही हो गया। इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट, वो तो खत्म ही होगी बात। बिकॉज आप खुद सोचो, कभी आपने देखा है बैलेंस शीट के बाहर उसको? सिर्फ आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है प्रपोज डिविडेंड। बट सर जैसे कई बार बैलेंस शीट में नहीं गिवन होता और नीचे वो इंफॉर्मेशन में लिखा होता है प्रपोज डिविडेंड वो लिखा। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। वो इंटरन डिविडेंड लिखा होता है, प्रपोज नहीं होता वो। तो अगर हम प्रपोज डिविडेंड का नंबर 1 लें, इफ अज्यूम्ड एज करंट लायबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस 35, वही सेम पॉइंट, क्लोजिंग 45। इसे मैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में लूंगा, और वहां ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से 10,000 मेरी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, बस वो बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद वैसे भी इसकी कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है, नो एडजस्टमेंट, डोंट वरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। केस 2, केस 2, इफ अज्यूम्ड एज, क्या अज्यूम करेंगे? नो करंट मान लेंगे। अब ये वही सही बात होगी, अगर उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया नॉन करंट, तो फिर आपको यही ऑप्शन लेनी पड़ेगी। अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आपकी चॉइस, करंट लायबिलिटी मानो या नो करंट मानो। तो हम वही काम करेंगे जो मैंने अभी समझाया था। बताओ अभी 35,000 ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? कई बार ईयर्स उल्टे दिए होते हैं, ध्यान देना है। 21 ओपनिंग, सॉरी 21 क्लोजिंग है मतलब, ठीक है। अगर मैं उल्टा लिख दूं तब भी, तो इसको आप पेड मान लो। अब ये ज्यूम कर लो कि ये पिछले साल का है, वो हमने इस साल लाके पे कर दिया, जो कि रियलिटी भी है। जब कंपनी प्रपोज डिविडेंड प्रपोज करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो आने वाले साल में उसको पे कर देती है, और इस साल के एंड पे वो नया प्रपोज कर देती है। तो इसका मतलब 35,000 पेड है और 45,000 क्या है, प्रोवाइडेड। सेम लैंग्वेज यूज करेंगे हम, जो कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से बनी है प्रोविजन। ये प्रोविजन हमारी करंट ईयर के प्रॉफिट में से बनी है। तो क्या करेंगे इसका, इसे हम बैंक में से माइनस मानेंगे। बैंक में से माइनस करने का मीनिंग भी समझ लो क्या होता है। बैंक मतलब हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो टाइम लगेगा इसको सब बातों को एक साथ आने में, बट डे बाय डे चीजें आती रहेंगी सामने, और फाइनली 2-3 लेक्चर्स के बाद एक चेन बन जाएगी कि हमने पूरा समझ लिया। देन वी कैन डू वन कंप्लीट क्वेश्चन। तो अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएगा बाय और टू। ये टू और बाय नहीं होता यहाँ पे, इट इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट होती है उसमें टू और बाय नहीं आता, टू और बाय अकाउंट में आता है, तभी उसको स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां लिख देंगे हम proposed proposed डिविडेंड पेड। तो पेड कितना मानेंगे, 35 को मानेंगे या 45 को? मैं फिर पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ, 35,000 पिछले साल को पेड मानेंगे, जो लास्ट ईयर का है। अदर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे भी, समझ आ रहा है सबको? यस सर। हम पिछले साल को पेड मानेंगे, क्योंकि वो पिछले साल का पेंडिंग था। इस साल का तो मैंने अभी प्रोवाइड किया है, इस साल का अभी प्रोवाइड हुआ है, पे हो जाएगा बाद में, अगले साल पे होगा। वो तो आएगा नहीं, मतलब ही नहीं। वेरी गुड। वो तो इस साल के प्रॉफिट में से माइनस हुए, तो हम जब अपने नेट प्रॉफिट से, समझे बात मैं क्या बोलने वाला हूं, जब हम अपने नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलेंगे, तो मैं अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको पहले माइनस किया था, जो कि मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग है। प्रपोज डिविडेंड प्रॉफिट में से निकालना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है।
तो जब मैं एडजस्टेड पीएल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एडजस्टेड पीएल बनाऊंगा, तो मेरा जो भी इस साल का नेट प्रॉफिट होगा, जो कि दो सरप्लस का डिफरेंस है, सरप्लस के डिफरेंस को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसमें मैं प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दूंगा 45,000 क्लोजिंग प्रोविजन। इसलिए हम इन शॉर्ट बोल देते हैं क्लोजिंग प्रोवाइडेड है, वो करंट ईयर के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, इसलिए वो करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में प्लस हो गए, वहीं से माइनस हुए, वो पे तो किए नहीं, जो चीज पे नहीं की वो हमारी एप्लीकेशन हो नहीं सकती, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड क्या है, एप्लीकेशन, पैसा गया है, ये आउटगोइंग है और ये इनकमिंग है, पैसा आ रहा है, तभी हम इसको बोलते हैं सोर्स एंड एप्लीकेशन, जो आप कभी भी देख सकते हो नोट्स में, सोल्यूशन में। हम किसी भी क्वेश्चन का जब फंड फ्लो, वो चैप्टर का नाम ही हमारे, जब हम किसी क्वेश्चन का फंड फ्लो बनाएंगे तो कैसा दिखेगा फंड फ्लो, क्योंकि सामने है फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेस, एप्लीकेशन। क्लियर एवरीवन? तो हम ये देखो लिखे ना पेमेंट और डिविडेंड, तो मुझे बताइए प्रपोज्ड है कि इंटेरिम है, क्योंकि दोनों ही पे होते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, प्रपोज डिविडेंड अलग है, इंटेरिम अलग है। प्रपोज्ड क्या होता है वो भी देख लेते हैं बात पहले और ध्यान से। प्रपोज्ड होता है जो कंपनी करंट ईयर का ईयर के एंड पे एज ए फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है, फाइनल डिविडेंड, किसी हम इतना डिविडेंड आपको देने वाले हैं, वो तो ईयर के एंड पे पता चलेगा ना, कंपनी के प्रॉफिट्स के हिसाब से 31 मार्च तक के प्रॉफिट्स निकाल के फिर कंपनी डिक्लेयर करेगी, तो इसको डिक्लेयर्ड डिविडेंड बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, डिक्लेयर्ड भी बोलते हैं, डिक्लेयर्ड डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड। क्लियर? चलें आगे, आज की लास्ट पॉइंट पे आ जाए, थर्ड पॉइंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ बड़ी बातें करेंगे, जैसे फिक्स एसेट काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन काउंट, इन्वेस्टमेंट काउंट, बस फिर उसके बाद हम मेन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ये आपके 4 या 5 लेक्चर बन जाएंगे बेसिक्स के, देन वी विल स्टार्ट वन कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ जी, सिर्फ डिविडेंड लिखा हो तो वो इंटरिम डिविडेंड हुआ? हाँ जी, वेरी गुड, वो इंटरिम डिविडेंड होगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट के बाहर लिखा होगा, जब लिखा भी होगा उसकी और एक और बात है, जैसे प्रपोज डिविडेंड हमेशा बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेगा, वो एडजस्टमेंट में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो एक डिक्लेयर किया जाता है, एक अपने ऊपर लायबिलिटी कंपनी डिक्लेयर करती है कि हमने इतना डिविडेंड अभी आपको और देना है, दैट इज प्रपोज्ड। प्रपोज्ड का मीनिंग ही ये है कि वो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, है ना, दैट इज मैं प्रपोज कर रहा हूं तो कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, मैं एक आपको कमिटमेंट कर रहा हूं किसी चीज की। इंटरिम होता है बस कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं कर रहे, सीधा करके दिखा दिया, तो देखो, तो इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये मतलब डायरेक्टली पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सीधा एग्जीक्यूशन है बेटा, डायरेक्ट एक्शन। जैसे मैं किसी को मार्केट में ले गया, ध्यान सुनो बेटा एग्जांपल, मैं किसी को मार्केट में ले गया और उसको एक शॉप के अंदर ले जाकर मैंने प्रोडक्ट दिखाया, जैसे मान लो वो एक डायमंड रिंग है, मैंने उनको दिखाई ये डायमंड रिंग कैसी है, तो वो पर्सन बोलेगा बहुत बढ़िया है, किसके लिए है, मैं बोलूंगा आपके लिए है, आपकी है, आई हैव परचेज्ड ऑलरेडी फॉर यू, ये आपकी है, आप रखो इसको। वो एक कितना अलग मूवमेंट होता है जब कोई आपको डायरेक्टली एक डायमंड रिंग देकर बोलता है ये आपकी है, कैसी है। दूसरा, आपके बर्थडे पे आपको कोई कमिटमेंट करता है कि मैं आपको डायमंड रिंग दिलाऊंगा,
और कमिटमेंट कर दी, पता नहीं कब दिलाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, बात की सेंस को समझ रहे हो? फिर बात आती है, आपने मुझे कमिटमेंट किया था कि आप मुझे डायमंड रिंग दिलाओगे, दिलाई तो है नहीं अभी तक। कमिटमेंट करने के बाद उसको बाद में पूरा किया जाता है, वो है प्रपोज डिविडेंड। ये मैं आपको अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ऐसा कोई हमारी बुक्स में एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, पर आप एक लेमैन एग्जाम्पल से समझ जाओगे। क्योंकि मैंने हमेशा ट्राई किया अकाउंट्स में एनवायरनमेंट की एग्जाम्पल को समझाना, क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरे और आपके घर की है। हम ऐसा सीन मूवीज में भी देखते हैं, ठीक है, कोई किसी को गिफ्ट दिला रहा है, दे रहा है, या कमिटमेंट कर रहा है। तो प्रपोज का मतलब मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, अभी उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा। और इंटरव्यू का मीनिंग मैं दिला रहा हूँ सीधा, प्रॉमिस छोड़ो, मैंने दिला दिया सीधा आपको। तो कंपनी ड्यूरिंग द ईयर नवंबर दिसंबर में सीधा आपके घर पे चेक भेज देती है। बस दिवाली पे सीधा गिफ्ट है आपको, चेक भेज दिया, कहते लो जी डिविडेंड आपका। अभी साल चल रहा है, अभी ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही कंपनी ने आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट। अभी आपका बर्थडे आया थोड़ी था, वो तो वैसे ही आपको कोई ले गया शॉप पे, बोला कि डायमंड रिंग आपकी है, बर्थडे वाले दिन लेके जाएगा, वैसे पता होगा कि मुझे गिफ्ट दिलाने जा रहे हो। तो ये एक सरप्राइज होता है जब कंपनी टाइम से पहले ही डिविडेंड दे देती है। दिस इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। ये कभी प्रपोज नहीं होता, ये कभी पहले कमिट नहीं होता, कंपनी सडनली देती है। ये इसलिए भी हो सकता है कि लास्ट ईयर आपको डिविडेंड कम मिला था, चलो इस साल पहले दे देते हैं, या इस साल का एडवांस। वैसे इंटरिम का मीनिंग एडवांस ही होता है, अगर आप इसका मीनिंग देखोगे कभी, दैट इज कॉल्ड एडवांस, इन एडवांस। तो इसलिए ये कभी भी बेटा बैलेंस शीट में मिलेगा नहीं आपको। बैलेंस शीट में वो चीजें मिलती हैं, बैलेंस शीट को समझो ध्यान से। ये आपका बीकॉम में या मेरे साथ आपका लास्ट ईयर है, अकाउंट्स के साथ लास्ट ईयर है। अगले साल तो कुछ भी हो सकता है, फिर आप करियर में कुछ भी चूज कर सकते हो। बैलेंस शीट को समझो ध्यान से। बैलेंस शीट में जो चीज है उसका मीनिंग है वो अभी बैलेंस है, वो अभी पे नहीं की, वो अभी पैसा आया नहीं है, आने वाला है या देने वाला है। इंटरिम डिविडेंड जब दे ही दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए अलीशा का जो क्वेश्चन है उसमें मेरे 2 पॉइंट्स हैं कि बेटा अगर बैलेंस शीट में वर्ड लिखा डिविडेंड तो वो प्रपोज्ड ही होगा, वैसे वर्ड भी लिखा होगा प्रपोज्ड। और अगर एडजस्टमेंट लिखा है डिविडेंड पेड तो वो इंटरिम ही होगा, वो प्रपोज नहीं होगा कभी भी। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, वेरी सिंपल। अब डिविडेंड इंटरिम की भी 2 एडजस्टमेंट है, एक डेबिट एस्पेक्ट, एक क्रेडिट। एक तरफ ये कंपनी का क्या बन गया, क्या बन गया, एक्सपेंस। अब मैंने अगर किसी को डायमंड रिंग दिलाई, मेरा तो एक्सपेंस बन गया। मैं कहां से कवर करूंगा, प्रॉफिट से कवर करूंगा। ऑब्वियसली मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वट मेरी जो भी इनकम है उसी में से कवर करूंगा मैं। तो कंपनी इसे करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करेगी, करेगी ना माइनस। इसलिए ये हमारे एडजस्टेड पीएल में आ जाएगा। वही सेम बात कि हम जब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलेंगे तो नेट प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएगा इंटरिम डिविडेंड। दूसरा क्रेडिट मतलब टू बैंक, हमने पे किया, ये हमारी पेमेंट है। तो जब पेमेंट है तो कहाँ आएगी, कहाँ आएगी, इसलिए जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां लिखेंगे proposed डिविडेंड पेड, जो कि प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, वो यहां आ जाएगा जो भी होगा। जैसे हमारे एग्जांपल में 35,000 था, और ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया 20,000। ये इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड पेड, दोनों डिविडेंड है, दोनों ही पे किए जाते हैं। प्रपोज्ड पहले कमिट होता है, फिर कमिंग ईयर में पे होता है। तो क्योंकि वो कमिंग ईयर में पे होगा तो वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि पिछले साल का इस साल पे करेंगे, और जो इस साल कमिट करेंगे उसे अगले साल पे करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो पेड मतलब ओपनिंग बैलेंस। इंटरिम करंट ईयर का करंट ईयर में पे कर दिया, तो वो फंड फ्लो में भी आ गया और प्रॉफिट में से भी
हो गया प्लस बस ये। अब ये चीजें आपके सामने ना एक बार गो थ्रू होंगी, आगे से निकलेंगी, कुछ समझ आएंगी, कुछ शायद भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी है, स्टोरी सुन लो पहले पूरी, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए ये चीजें रिपीट होंगी, 2-4 क्वेश्चन करके आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद तो कोई जरूरत नहीं पड़ती बताने की किसी को। एक स्टैंडर्ड चैप्टर है ये, और इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है एक। ओके क्लियर है? तो यहाँ की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी होमवर्क कुछ नहीं बेटा, ठीक है जी। वेलकम Thank you. वेलकम एवरीवन, वेलकम जी, वेलकम बेटा।